ऐसी क्या और शक्तियां प्राप्त करनी चाहिए उसको ताकि टॉप 3 के अंदर उसको पोजीशन मिल सके। रहा है। मेरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा है, मेरा ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट्स बन रहा है। प्राइवेट इक्विटी 6 7 साल 8 साल में उसमें बढ़िया पैसा जनरेट कर लेगा। लीगल वाला हेलो। लीगल कर लिया। ये प्राइवेट इक्विटी वाले ठीक खुद है। क्या करते हैं फिर? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। और आज हम तिवारी जी के साथ हैं और हमारे जो सीए प्रोफेशन की जो क्रीम लेयर जो होती है, हमारे जो प्राइवेट इक्विटी या कंसल्टिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग उसके अंदर है हमारे तिवारी जी। तो उनसे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और काफी कुछ सीखने वाले हैं। मतलब मेरे लिए भी काफी न्यू प्रोफाइल है, तो मैं भी काफी कुछ सीखूंगा आप लोगों के साथ ही। तो होपफुली आज का जो सेशन है काफी दमदार रहने वाला है, मजेदार रहने वाला है। तो वेलकम करते हैं हम तिवारी जी। वेलकम है तिवारी जी आपका। थैंक यू सो मच तुषार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। और लुकिंग फॉरवर्ड यार, इस पे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं एंड मोस्ट हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद द होल फ्रेटर्निटी। इसमें से कुछ ना कुछ गाइडेंस निकलता है एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के रोल्स में ज्वाइन करें। श्योर श्योर, बिल्कुल यार, बिल्कुल सीखने को मिलेगा। अच्छा तिवारी जी, पहले तो बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी जो जर्नी रही है सीए की, और ये कैसे आपने लिंक्डइन में आपको पढ़ रहा था कि पहले आप डील्स में थे, मतलब वैल्यूएशन में थे, एम&ए में गए, उसके बाद फिर देन प्राइवेट इक्विटी। थोड़ी सी जर्नी बताइए कैसी रही है आपकी। श्योर श्योर। तो तुषार, आई थिंक मेरा स्कूलिंग एंड अपब्रिंगिंग सारा इंदौर से हुआ, मध्य प्रदेश से। एंड ट्वेल्थ के बाद आई स्टार्टेड आई एनरोल्ड फॉर सीपीटी, और उसके बाद सीए जर्नी मेरा इंटर तक आई डिड ऑल माय एजुकेशन फ्रॉम इंदौर ओनली। उसके बाद आई मूव टू अहमदाबाद फॉर माय आर्टिकलशिप। मैंने वन ऑफ द बिग फोर्स पीडब्ल्यूसी से मेरा आर्टिकलशिप किया है। वो कोर अश्योरेंस में था, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, रेगुलेटरी ऑडिट्स, लिमिटेड रिव्यूज, लिस्टेड अनलिस्टेड वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने मेरा सीए फाइनल जो था वो काफ़ी लकी अटेम्प्ट मेरा मई 2020 में था, जो कि कैंसिल होके नवंबर 20 में हुआ था। तो हम्म। नवंबर 20 में मेरा सीए पूरे होने के बाद आई मूव टू डील एडवाइजरी टीम, जिसमें मैं बिजनेस वैल्यूएशंस करता था। पीडब्ल्यूसी के अंदर ही मुझे इंटरनल ट्रांसफ़र मिल गया था इंटरव्यूज़ के थ्रू। लगभग 1.5 से 2 साल मैंने पीडब्ल्यूसी में ही एमएनए एडवाइजरी में काम किया, जहाँ पर वी वुड वैल्यू डिफरेंट बिजनेसेस, या तो लाइव डील्स के लिए, या फिर आरबीआई रिपोर्टिंग, सेबी रिपोर्टिंग वगैरह के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए। और लगभग 1 1.5 2 साल काम करने के बाद 2022 में आई मूव टू मैकेंजी, जहाँ पे माय टीम फोकसेस ऑन कंसल्टिंग टू प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल हाउसेस। यहाँ पर हम लोगों का अलग अलग प्राइवेट इक्विटी क्लाइंट्स को अलग अलग एरियाज पे एडवाइजरी रहता है। जैसे वन ऑफ द की एरियाज इज हेल्पिंग देम परफॉर्म अ कमर्शियल डिलीजेंस ऑन द क्लाइंट, यानी जिस तरह के टारगेट्स को वो लोग इवेल्युएट कर रहे हैं कि इस कंपनी में हम बाय आउट करना चाहते हैं या सेकेंडरी बाय आउट कर रहे हैं, ग्रोथ इक्विटी कर रहे हैं, उस तरह के इन्वेस्टमेंट कमर्शियली ये मार्केट कितना वायबल है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा है, इस टारगेट में पोटेंशियल कितना है, अगर इसमें हम वैल्यू क्रिएशन देखते हैं तो किस तरह से होता है। इस तरह के एरियाज पे हम लोग फोकस करते हैं। बाकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बनानी, किस कंपनी को रखना है, किससे निकलना, इस तरह के काम हम लोग करते हैं। तो तिवारी जी, ये जो आपका काम है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम बेसिकली प्राइवेट इक्विटी काम, और ऑलमोस्ट सिमिलर ही काम होता है। तो काफी डिफरेंट एक्चुअली। प्राइवेट इक्विटी इज द इन्वेस्टमेंट एंटिटी, राइट? ये लोग खुद का, सो दे वुड रेज फंड्स फ्रॉम एलपीज, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और पेंशन हाउसेस, और ये सब लोगों से ये लोग पैसा रेज करते हैं अपने फंड के अंदर। दीज गाइज आर जीपी, जनरल पार्टनर्स देमसेल्व्स, और ये इनके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। इनका 7 से 10 साल का फंड लाइफ होता है, उसमें अलग अलग कंपनीज में या तो बाय आउट करते हैं, मतलब पूरी इक्विटी खरीद के उसको 5 6 साल में टर्न आउट करके और बेच देते हैं। उस तरह से ये लोग पैसा जनरेट करते हैं। दिस इज प्राइवेट इक्विटी मॉडल। वी एज अ पार्ट ऑफ कंसल्टिंग फर्म, वी जस्ट एडवाइज देम ऑन डिफरेंट मैटर्स। हमारा काम काफी अलग होता है। इट्स सो फंडामेंटली आई एम अ पार्ट ऑफ अ कंसल्टिंग फर्म। इट्स जस्ट दैट माय क्लाइंटेल इज private equity. It's similar to me working on some other sector, like let's say फार्मास्यूटिकल्स और लेट्स से हेल्थ केयर। तो मैं उस तरह के सेक्टर पे काम करने की जगह मैं काम करता हूँ प्राइवेट इक्विटी क्लाइंट्स पे। जैसे कई सारी हमारी दूसरी टीम्स हैं, वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे काम करते हैं, तो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ बैंकिंग फ्रेमवर्क, दे आर पार्ट ऑफ कंसल्टिंग, बट दे एडवाइज बैंकिंग क्लाइंट्स। सिमिलरली वी एडवाइज प्राइवेट इक्विटी क्लाइंट्स। ओके। ओके। तो किस तरीके से जो आपकी कंसल्टेंसी रहती है, लाइक आप जी। किस एरियाज के अंदर, जैसे आपने बोला हेल्थ केयर यू आर मैनेजिंग जैसे वन ऑफ द सेक्टर, तो उसमें किस तरीके से, थोड़ा सा आप एग्जांपल दोगे क्या काम रहता है आपका, व्हाट यू आर डूइंग? सो
इसको इस तरह से देखिए कि सपोज कोई प्राइवेट इक्विटी है, लेट्स से कोई भी फेमस नाम ले लीजिए, लेट्स से एबीसी। तो एबीसी ने 3 या 4 टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जनरली प्राइवेट इक्विटी ट्रांजैक्शंस बहुत बड़े स्केल के होते हैं, अनलाइक वेंचर कैपिटल जो अर्ली स्टेज या फिर सीरीज ए सीरीज भी होता है वेंचर। उसके ऑपोजिट प्राइवेट इक्विटी ट्रांजैक्शंस आर फेयरली बाय, इधर दे डू एडिशनल ग्रोथ इक्विटी और दे डू प्राइमरी बाय आउट, सेकेंडरी बाय आउट, यानी ये 50 से 100% के आसपास ट्रांजैक्शन खरीद के उसको 5-6 साल में उसका टर्न अराउंड करेंगे, उसमें काफी ग्रोथ बनाएंगे और 2x से 3x ऑफ देयर मनी मल्टीपल निकाल के एंड दे विल गेट आउट ऑफ दिस। हाउ वी हेल्प देम वर्क ऑन दिस इज, हर प्राइवेट इक्विटी एंगेजमेंट पे अलग अलग तरह के कंसल्टेंट्स रहते हैं। जैसे फाइनेंशियल डिलिजेंस होती है जो हमारे बिग फोर फर्म्स करती है, वो उस टारगेट का फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग का क्वालिटी है, अर्निंग्स का क्वालिटी है, इंटीग्रिटी कितना है, वो सब पे काम करता है। सिमिलरली लीगल फर्म्स रहती हैं जो लीगल डिलीजेंस करेंगी कि टारगेट का रिपोर्टिंग वगैरह सही से है या नहीं, सेक्रेटरियल सही है या नहीं, लिटिगेशन स्टेटस क्या है, इस तरह की चीजें। सिमिलरली वी एज कंसल्टिंग फर्म, आवर जॉब इज टू डू अ कमर्शियल डिलीजेंस ऑन देम, एंड दिस इज लाइक 30-40-50% ऑफ माई जॉब। तो हम लोग उसको इस तरह से हेल्प करते हैं कि जैसे प्राइवेट इक्विटी ने एक टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उस हम्म। इंडस्ट्री में घुसना, उस टारगेट में पैसा लगाना, ये कमर्शियली कितना बेहतर है, स्ट्रैटेजिकली उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, वो कितना लगाना है, कितना अच्छा है, वो सब तो मेरा जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं वो खुद ही एनालाइज करेंगे। टारगेट कितना फाइनेंशियली अच्छा है वो एफडीडी करेगा, लिटिगेशंस क्या है वो लीगल वाले करेंगे। हम उनको ये हेल्प करेंगे कि ये इंडस्ट्री कितना अच्छा है, इस इंडस्ट्री में प्रीवियसली पिछले 5-10 साल में किस तरह का ग्रोथ रहा है, अगले 8-10 साल में टोटल मार्केट साइज जो टैम हम बोलते हैं, या जो सर्विसेबल मार्केट है, टैम सैम सोम जो, वो हम्म। कितना बढ़ने वाला है, मार्केट की ग्रोथ किसने कितने होने वाली है। अलग अलग किस तरह के फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर किसी भी चीज से रिलेटेड, लेट्स से कोविड है, कोविड ने किसी पर्टिकुलर सब सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर उसको कैसे इम्पैक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंगली, जैसे सपोज कोई भी वो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, वो हो सकता है मार्केट रेपुटेशन हो सकती है, ब्रांड इमेज हो सकती है, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टैंड अलोन पोटेंशियल पे कितना इम्पैक्ट है। फिर हम ये स्टडी करते हैं कि इस जो मार्केट है इसमें कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा है। यानी सपोज 10 प्लेयर हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, 10 या 12 कंपनीज है, वही पूरा मार्केट चलाती है। तो राइट। वो मार्केट पूरी तरह डिफरेंट है फ्रॉम समथिंग लाइक लेट्स से बिस्किट इंडस्ट्री और चिप्स इंडस्ट्री जिसमें 50 प्लेयर अवेलेबल है। तो वो मार्केट पूरा अलग तरीके से चलता है, उसमें कंपटीशन इंटेंसिटी कैसा है, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम प्राइवेट इक्विटी को ये एडवाइस करेंगे कि इस कंपनी के लिए आपका वैल्यू क्रिएशन का तरीका क्या होगा आगे। मतलब एक बार आप इसमें घुस जाते हो तो आप क्या सेक्टर्स पे फोकस करो। लेट्स से आप ऑलरेडी इंडिया में हो, मतलब जोग्राफिकल कुड बी वन ऑफ द एरियाज की, लेट्स से आप इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हो, इस चाइना में आप नहीं हो, लेट्स से एजुकेशन इंडस्ट्री, वी वुड से कि यार चाइना का एक छोटा ब्लॉक है जिसमें आप जाके एक्सपांड कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन योर ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन। तो वैल्यू क्रिएशन थीसिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो इस तरह से हम लोग प्राइवेट इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करते हैं। तो तो दिस इज तिवारी लाइक जी, 50% ऑफ व्हाट वी डू। तो कॉमर्शियल आपने कर लिया, फाइनेंशियल वाला जी, भी कर लिया, लीगल वाला करेक्ट। लीगल कर लिया, ये प्राइवेट इक्विटी वाले ठीक खुद है, क्या करते हैं फिर? प्राइवेट इक्विटी वाले उस ट्रांजेक्शन को पूरी तरह से रन करेंगे, मतलब हम लोग जो है ना ये सारे इनपुट्स देंगे, अब वो सारे इनपुट्स को कंबाइन करके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाना, ये प्राइवेट इक्विटी का काम है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि इस मार्केट में कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो आप शायद एंटर नहीं कर पाओगे, लेकिन प्राइवेट इक्विटी वाले को बाकी सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि मेरी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ऐसी है, इसमें मेरे पास अलग अलग चीजों पे क्या रूम हेड है, उसके हिसाब से मैं ओवरऑल स्टोरी कैसी बना सकता हूँ। उस तरीके से प्राइवेट इक्विटी उसका एक अलग लेंस लेते हैं। सो इफ यू हैव अ लुक एट दिस, द गाइज इन प्राइवेट इक्विटी आर आल्सो फ्रॉम अ वेरी सिमिलर स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, लाइक ग्रेजुएशन फ्रॉम आईवी लीग कॉलेजेस या आईआईएम, एबीसी, सीए, सीएफएस, उनके पास भी काफी तगड़ा क्वालिफिकेशन रहेगा, प्लस उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल investment matters is very different from the things which consulting folks like McKinsey, bain, BCG would do। बट उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स को कंबाइन करके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थीसिस उनको बनाना है। दूसरी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ये सारे पूरे ट्रांजेक्शन को रन करना। मतलब इसको आप दूसरी तरीके से देखिए, अगर कॉर्पोरेट एमएनए होता है, लेट्स से आज टाटा ने डिसाइड किया कि हम कोई छोटी ऑटोमोटिव कंपनी को अक्वायर करेंगे, टाटा मोटर्स में मर्ज कर देंगे, तो टाटा ने ये डिसाइड कर लिया है, अब वो ट्रांजेक्शन टाटा खुद नहीं रन कर सकता, तो वो किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर को लेके आएगा, लेट्स से उसने गोल्डमैन को लेके आया, वो जेपी मॉर्गन को लेके आया,
वो उसको आके लेके बोलेंगे कि यू रन द ट्रांजेक्शन फॉर अस। तो नाउ जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन और एबीसी इन्वेस्टमेंट बैंक, दे विल नेगोशिएट विद द टारगेट थ्रू आउट कि भाई ये डिटेल्स आप लाके दो ताकि फाइनेंशियल डिलीजेंस हो सके, ये वाले इंसाइट्स लाके दो ताकि कमर्शियल डिलीजेंस हो सके, गेट अस द एक्सेस टू लीडरशिप, गेट अस द एक्सेस टू एम्प्लॉय। वो पूरी बार्गेनिंग जो होगी, पूरा निगोसिएशन होगा। दिस इज द जॉब ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर। सिमिलरली इन प्राइवेट इक्विटी हाउसेस, इनके जो एनालिस्ट्स रहेंगे, इनके एसोसिएट्स रहेंगे, वो ये सारी जॉब रन करेंगे कि भाई कमर्शियल डिलीजेंस करनी है तो दे विल टेल अस कि भाई हाँ, ये आप 5 एरियाज हम समझना चाहते हैं। सो टेक्निकली कमर्शियल डिलीजेंस का स्कोप एक स्टैंडर्ड भी हो सकता है कि हम ये 10 पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं। बट हो सकता है कोई प्राइवेट इक्विटी हमको आके बोलेगा कि ये 4 चीजें तो हमको ऑलरेडी पता है, तो आप इस पे टाइम मत लगाओ। एड्रेसेबल मार्केट है, प्राइवेट इक्विटी खुद के बंदे भी मार्केट साइजिंग कर सकते हैं वेरी इजीली, लाइक दे आर ऑल्सो इक्वली क्वालिफाइड इन दिस। तो वो मार्केट साइजिंग सपोज उन्होंने करी, लेकिन कोई 3 एरियाज है, सब सेक्टर्स हैं, उसमें उनको उतना इंसाइट्स नहीं है। तो दे विल कम टू अस एंड दे विल से कि आप इस वाले मार्केट्स की थोड़ी सी स्टडी करो एंड देन यू टेल अस कि इस मार्केट का साइजिंग कैसा है, इस मार्केट में ड्राइवर्स कौन से हैं, किस तरह से इसकी ग्रोथ बनने वाली। तो देन वी विल डू दैट जॉब। नहीं तो वो तो खुद भी कर सकते हैं, वो आपके पास वो क्यों आएंगे कर मतलब। सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट दैट इज व्हाट वी होल्ड एक्सपर्टीज इन, राइट? लाइक एज अ मार्केट साइजिंग एक्सपर्ट्स वी कैन हेल्प ऑन डेवलपिंग दैट। हम लोग अलग अलग जगह से डेटा सोर्सेस इकट्ठे करेंगे। वी हैव आवर ओन इन हाउस मार्केट साइजिंग एक्सपर्ट्स जो इस तरीके से उसको टॉप डाउन या डाउन अप बिल्ड करेंगे। एंड देन वो इंसाइट्स को कोलेट करके ओवरऑल मॉडल कैसा बन रहा है, टोटल मार्केट कितना बन रहा है, उसमें मार्केट शेयर कितना बन रहा है टारगेट का। मार्केट शेयर की कैलकुलेशन हम एक उसको अलग लेंस लेके कि भाई जब प्राइवेट इक्विटी का एसोसिएट उसको बनाएगा, दे विल बी लाइक वी थिंक 20% मार्केट शेयर बन जाएगा। वी विल डू आवर ओन एनालिसिस, वी विल से कि देयर आर 7 प्लेयर्स, दिस प्लेयर इज ग्रोइंग एट दिस पेस, दिस प्लेयर इज ग्रोइंग एट दिस पेस, ये वाले मार्केट में वो घुस रहे हैं, ये वाले मार्केट में ये घुस रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग मे बी यू विल हैव इफेक्टिव मार्केट शेयर ऑफ 14% ओनली। तो यू तो वांट टू देन से वी विल कि गो बैक आपके विद दैट पास। इनसाइट। यस यस यस। हाँ जी हाँ जी। We have more exhaustive and more collected insight in terms of the overall landscape, और उसको इस चीज के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, वो एक अलग लेंस है। प्लस देर आर एन नंबर ऑफ सर्विसेज और एन नंबर ऑफ सेक्टर्स और एन नंबर ऑफ वर्टिकल्स दैट प्राइवेट इक्विटी कैन इटसेल्फ रन, राइट? लाइक ऐसे तो फाइनेंशियल डिलीजेंस जो होता है, फाइनेंशियल डिलीजेंस में भी प्राइवेट इक्विटी में आधे एसोसिएट्स जो रहते हैं, दे माइट ऑल्सो स्टडी बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली वो बता सकते हैं भाई कि लोन में ये चीज़ ऐसे चल रही, या प्राइवेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ये चीज़ ऐसे ऐसे चल रही। बट देन ईच ऑफ दीज एक्सपर्ट्स लाइक बिग फोर्स आर एक्सपर्ट्स इन फाइनेंशियल डिलीजेंस। दे हैव अ सेट रूल ऑफ सिस्टम्स प्रोसेसेस कि भाई हमारी एक 550 आइटम की चेकलिस्ट है, हमको ये चेक करना है। दैट राइट। इज द एक्सपर्टीज which Big Four hold in financial diligence. Similarly, firms like McKinsey, Bain, BCG, Kearney, and all the other 10 list, वो लोग उसमें expertise hold करते हैं। So this is how they will run, which is very different from how PE associates might look at it. सो तिवारी जी, मैं ये कह सकता हूँ अल्टीमेटली कि जहां पर भी पी वाले कॉमर्शियल जब ट्रांजेक्शन जब कॉमर्शियल चीजों को इवेलुएट कर रहे होते हैं, उनको हम्म, जहां पे हम्म, लगता है कि यार ये जो कंसल्टेंट बंदा है, ये मेरे को ज्यादा हम्म। इंसाइट दे देगा इस चीज के ऊपर, करेक्ट, करेक्ट, वहां पर वो आपको हायर करेक्ट, कर लेता है, ये मैं बोल सकता हूँ। करेक्ट। 100%, 100%। मैं समझ गया रोल, मैं आपका समझ गया अल्टी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो। क्लियर, क्लियर, क्लियर। ठीक है, तो इसको इस Plus, this प्रोफाइल is को। this is one part. हम्म। Uh, Apart from this, how consulting firms would help for private equity clients is उनके लिए एक ओवरऑल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बनाना। कि भाई सपोज मेरे पास आज 15 एसेट्स है, 15 कंपनीज है, उसमें से 2 हेल्थ केयर में है, 3 ऑटोमोटिव में है, 2 एजुकेशन में है, 4 टेक्नोलॉजी में है। सपोज ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो, अब इसमें से इसको मेरे को ऑप्टिमाइज करना है। मुझे लग रहा है कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसमें से आई कैन वर्क, एंड वो पैसे को मैं कहीं और नेविगेट कर दूं, कहीं और चैनल कर दूं। सो दे वुड कम टू अस एंड दे वुड बी लाइक this is my overall portfolio, let's devise a overall strategy and build a portfolio optimization theme on which assets we retain, which assets we go out. So that is another kind of work that we will also work on. नहीं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए वो आपके मतलब ये चीज तो यहाँ पर कोई डाटा तो इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर तो जस्ट एक थॉट प्रोसेस है, तो उसके लिए वो इन हाउस काफी में। सारा डेटा इन्वॉल्व है। तो अच्छा। लेट्स से जब आप ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तब आपने एक बार कमर्शियल डिलीजेंस करा ली, फाइनेंशियल करा ली वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम्म। अब आप वापस कमर्शियल डिलीजेंस नहीं कराने वाले, राइट? तो आपको मार्केट के बारे में एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब आप 5 साल बाद आप सपोज 10 एसेट्स में इन्वेस्टेड हो, तो दोनों सारे 10 एसेट्स पे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो लिमिटेड है।
अब for you to evaluate on which markets to stay in, which assets to stay in, what is the good time to probably take out my money, generate a 2 to 3x multiple and get out of the assets, उसके लिए आपको वापस से एक सिमिलर तरह की स्ट्रैटेजी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आप वापस से इनके मार्केट स्टडी करोगे, प्लस आप ओवरऑल पोर्टफोलियो भी देखोगे कि सपोज मेरा 10 बिलियन का पोर्टफोलियो है, उसमें से कौन से एसेट्स कहाँ फिट होते हैं, कौन से प्लग्स ऐसे हैं जो प्रोबेबली यहाँ नहीं होने चाहिए, या मे बी दिस इज गुड टाइम फॉर मी टू मूव फ्रॉम दिस एसेट एंड मूव इनटू समथिंग एल्स। तो हम्म। उस तरह का एक ओवरऑल सपोर्ट जो है वो चलता रहता है। ओके। ओके। अंडरस्टूड। सो ये जो आपकी प्रोफाइल है तिवारी जी, इस प्रोफाइल को बोलते क्या है, मतलब इसका नाम क्या है इस प्रोफाइल का? We just part of consulting. It's just similar to any other consultant in MBB सो यू or कैन से। Accenture, Big Four, Kearney, anything. It's just a consultant. ये सब सिर्फ इंडस्ट्रीज है, मतलब सो यू नो एज आई सेड हम्म। अर्लियर कि टीएमटी का कंसल्टेंट, ऑटोमोटिव का कंसल्टेंट, हेल्थ केयर का कंसल्टेंट, फार्मास्यूटिकल का कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट का कंसल्टेंट, सिमिलरली प्राइवेट इक्विटी का कंसल्टेंट। प्राइवेट इक्विटी इज लाइक जस्ट इन इंडस्ट्री, so maybe a very basic thing on this, all consulting firms, be it big fours, be it MBBs, be it another 5 10 15, जो भी consulting firms है वो दो तरीके से aligned रहती है। देर इज वन क्लासिफिकेशन विच इज इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, मतलब आप किस तरह की इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहे हो। द अदर क्लासिफिकेशन इज फंक्शनल क्वालिफिकेशन। फंक्शनल क्वालिफिकेशन हो सकता है कि देर इज अ सेट ऑफ गाइज हु जस्ट वर्क ऑन एमएनए। नाउ एमएनए इज नॉट एन इंडस्ट्री, एमएनए इज अ फंक्शन। सिमिलरली पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, इसको हम हमारे यहाँ पीओपी बोलते हैं, इट्स अ फंक्शन, इट्स नॉट अ इंडस्ट्री, राइट? देर इज नो पीओपी कंपनी, इट्स ऑर्गेनाइजेशनल हम्म। परफॉर्मेंस इज अ फंक्शन। सिमिलरली ग्रोथ या फिर इम्प्लीमेंटेशन, देयर इज अ लार्ज बंच ऑफ फोक्स इन इम्प्लीमेंटेशन राइट नाउ इन कंसल्टिंग। नाउ इम्प्लीमेंटेशन इज जस्ट अ फंक्शन। मैंने स्ट्रैटेजी बना ली है, मैंने टेक बना लिया है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो हम्म। दैट्स हाउ private equity is an industry. Similarly, healthcare is an industry, education is an industry, technology is an industry, and number of industries. M&A is a function, implementation is a function, organizational performance is a function, and so on and so forth. I think that would help you clarify between these two. यस यस, अब मैं समझ गया, थोड़ा क्लियर हुआ है। अच्छा, इसके Yeah. अंदर तिवारी जी, जैसे मतलब माइट भी, अगर आपको इन केस इसके बारे में ये पता नहीं आपके उसमें आएगा या नहीं आएगा, कवर होगा या नहीं होगा, बट लेट्स से जैसे पेटीएम है, ठीक है, वो Hmm. एक थॉट प्रोसेस क्या होता है जब एक पेटीएम टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करा जाता है? एक इन्वेस्टर का क्या मतलब प्रोस्पेक्टिव होता है कि यार, क्योंकि इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, है ना, Hmm. और आज से कुछ साल पहले भी लॉस मेकिंग ही थी। तो क्या थॉट Hmm. प्रोसेस रहता है एक जब इन्वेस्ट करा जाता है, किस तरीके से ये चीजें इवेल्युएट करी जाती है, इफ यू कैन जस्ट गाइड, और किस तरीके, मतलब इन मतलब ब्रीफ ऑब्वियसली, है ना, काफी चीजें होंगी इसके अंदर, तो व्हाट डू यू थिंक? So I'll just give you a very fundamental thought process of private equity. Private equity or buyout, it like fundamentally works on the principle of turnaround, ठीक है? They don't do smaller improvements, they would not do smaller changes. It just believes in a overall turnaround strategy कि हमको इस एसेट को खरीदना है, हमको 3 4 साल के अंदर इसमें बहुत मेजर चेंजेस करने हैं, we will retain it for 7 8 years, we will make x multiple of our investment and we'll move forward. Technically they won't make very technical changes, it's more very strategic in nature, ठीक है? जैसे डेटा सेंटर्स का बिजनेस है, डेटा सेंटर्स में there's a यूरोप बेस्ड प्राइवेट इक्विटी which has been getting into data centers business lately, और उसने पिछले 5 6 साल में कम से कम 3 या 4 बड़े बड़े डेटा सेंटर बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट इन पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी एज वेल। मेरे पास ऑलरेडी 2 डेटा सेंटर है, मुझे लग रहा है ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो मैं मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 5 डेटा सेंटर बिजनेस लेके आ जाऊंगा। दैट वे आई ऑल्सो कंट्रोल अ बिगर मार्केट शेयर एज वेल, राइट? राइट सो राइट। वो स्ट्रैटेजी पे प्राइवेट इक्विटी वर्क कि मुझे इस एसेट में इन्वेस्ट करना है, लेट्स से पेटीएम है, पेटीएम I would not get into a lot of specifics considering our overall non-disclosure and everything, but you could just understand that suppose loss making is a different aspect altogether, right? मतलब loss, let's say banking का अगर मैं example लूँ, there was some asset in banking a few years back and then a large investor came into that, they made some larger changes, let's say in banking I would say मुझे कासा पे फोकस बढ़ाना है मेरा, so कासा इज लाइक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सो दे वुड से कि मेरा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बहुत लो है,
नेट इंटरेस्ट इज इट्स लाइक अ रेवेन्यू मेजरमेंट आइटम, अनलाइक आवर कोर रेवेन्यू। नेट इंटरेस्ट में वैसे कि भाई मैं जो लोन ले रहा हूँ उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वर्सेस जो मेरे पास जो डिपॉजिट्स है उस पर कितना इंटरेस्ट देना है। तो मुझे लग रहा हम्म। है कि मैं जो मेरा नेट मार्जिन है वो बहुत कम बना रहा हूँ। मैं क्यों कम बना रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास जो डिपॉजिट्स हैं वो बड़े कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हैं जिसपे मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो प्राइवेट इक्विटी उसमें इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद वो एक फंडामेंटल स्ट्रैटेजी चेंज बनाएगा। वन ऑफ देम कुड बी, आई वुड से कि मेरे को कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कम करने हैं और छोटे डिपॉजिट्स यानी करंट अकाउंट सेविंग डिपॉजिट उसको बढ़ाना है। उसको बढ़ाने से क्या होगा कि मेरी जो एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट है वो लेट से 6% है, वो 4% पे आ जाएगी, 3% राइट। पे आ जाएगी। सेविंग्स अकाउंट पे मैं इंटरेस्ट देता हूँ 4%। तो मैं बोलूंगा राइट। कि आप उस तरह के चेंजेस कर दो। सो देन हम्म। मेरा ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहा है, मेरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा है, मेरा ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट्स बन रहा है। प्राइवेट इक्विटी 6 7 साल 8 साल में उसमें बढ़िया पैसा जनरेट कर लेगा। तो दिस इज द हम्म। काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ डिसीजंस दैट प्राइवेट इक्विटी गाइज मेक। ओके। अच्छा, इसके अंदर तिवारी जी एक चीज बताइए, जैसे आपके पास जैसे डाटा सेंटर आपने बताया, अब मैं भी हम्म। इक्विटी इन्वेस्टिंग में काफी इन्वॉल्व हूँ, तो आई नो डाटा सेंटर जी। बूमिंग सेक्टर है इस वक्त। ठीक है। तो डू हम्म। यू थिंक कि जैसे इस जहाँ पे आपके पास डाटा है, इतना इनसाइट्स है इतनी अवेलेबल, तो कहीं ना कहीं ये जो हम्म। मार्केट है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में काफी इजी रहता होगा काफी, और आपको एक मतलब ओवरऑल सेक्टर को आप एक व्यू बना पाते होंगे, जो हमें हमारे पास जो हम्म। डाटा हम्म। नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नॉलेज तो है ही आपके पास, व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर सम कंपनी और फॉर सम सेक्टर, तो वो आपके पास एक थॉट प्रोसेस तो आ ही गया, लाइक डाटा सेंटर जैसे आपने बोला, तो लोगों को हम्म। उसमें टाइम निकाल के पढ़ना पड़ता है, बट यू ऑलरेडी हैव हम्म। दैट नॉलेज। तो डू यू थिंक कि वहां पर यस। वो लेवरेज हो पाती है व्हेन यू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट? आई थिंक सेक्टरल लेवल पे यस, वेरी मच, बिकॉज आपको कई सेक्टर्स का बहुत क्लियर आइडिया लगने लग जाता है। बट एज फार एज मार्केट्स आर कंसर्न, आई टेल यू मोस्ट ऑफ द consulting firms generally prevent their consultants from investing in single name securities. So you ओके। could probably invest in a sectoral index, like आप बैंक निफ्टी में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, बट यू हम्म। कांट इन्वेस्ट इन अ सिंगल बैंक, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं कुछ तो आइडिया रहता ही है किस बैंक में क्या चल रहा है, किस इंश्योरेंस कंपनी में क्या चल रहा है। तो सिमिलरली यू कुड प्रोबेबली go out and invest in any sector specific mutual fund या हम्म। सेक्टर स्पेसिफिक, लेट्स से स्मॉल के सीटीएफ, आरईआईटी, फलाना ढिमकाना, किसी में भी आप कर सकते हो। बट सिंगल नेम जनरली कंसल्टिंग फर्म प्रोहिबिट, अनलाइक बिग। सो बिग फोर्स आल्सो have, so generally our UPSI standard, regulated by SEBI, would always prohibit you from investing into the companies that you have any information of. बट देन एज अ एडिशनल गार्ड रेल, कंसिडरिंग दैट इस तरह की कंपनीज में काम करते करते आपको कई सारी कंपनीज का आइडिया लगने लग जाता है, इवन इफ यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस। So as a additional and very stringent guardrail, these companies might ask you to stop from investing into any company. So you could probably go and invest into mutual funds, into ETFs, into REITs, small cases, commodities, currencies, ये सब आप कर सकते हो, बट कंपनीज के लिए शायद it could prohibit you. हाँ ठीक है यार, फिर भी मतलब क्योंकि आप अगर आप अपने लेवल पे देखो तो सेक्टर का आपको एक आइडिया बन रहा है, जैसे डाटा सेंटर का आइडिया आइडिया बन है गया कि आपको। यार डाटा सेंटर सेंटर इज अ बूमिंग सेक्टर। अब हम्म। नाउ आई कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड या जो भी स्मॉल केस है ना, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, यस। तो एक कहीं ना कहीं वो सेक्टोरियल एनालिसिस का कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता होगा। 100%, आई थिंक दैट इज ऑल्सो द फैक्टर दैट व्हेन वी से कि कुछ जॉब रोल्स में योर लर्निंग कर्व इज वेरी स्टीप, आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन एज वेल, दैट आपको कई इंडस्ट्रीज का नॉलेज बहुत जल्दी जल्दी अक्वायर करना पड़ता है, because you हम्म। have to set up in a client framework very quickly. Because let's say tomorrow I go in some industry जिसपे मुझे बहुत ज़्यादा, like let's say I've been in industry for 4 5 years, 4 5 साल में मुझे वर्ल्ड की सारी इंडस्ट्रीज का नॉलेज नहीं हो सकता है, राइट? बट एज अ कंसल्टेंट यू कैन बी रिक्वायर्ड टू गेट इन टू एनी जॉब रोल वेरी क्विकली, लाइक कोई भी क्लाइंट पे आपको डाल देंगे जिसका आपको कोई आइडिया ना हो, मतलब। सो वी वुड प्रोबेबली हैव टू गेट इनटू द सेटअप वेरी वेरी क्विकली। मुझे फटाफट फटाफट सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ये मार्केट कैसे वर्क करता है, इसका साइज कितना है, इसमें ग्रोथ कैसी है, किस तरह कौन से ड्राइवर्स हैं जो इस मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। वो इंडस्ट्री का नॉलेज बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन आई गो फॉर इनिशियल किक ऑफ ऑन एनी क्लाइंट मीटिंग, क्लाइंट तो ये एक्सपेक्ट करेगा ही कि भाई आपको इस इंडस्ट्री का आइडिया है, मतलब you as a individual would have to probably start preparing 4 5 weeks back, ताकि मुझे पता रहे कि इस इंडस्ट्री को कैसे चलाना है।
तो हम्म। उस वजह से यू ऑल्सो डेवलप अ काइंड ऑफ थीसिस टुवर्ड्स दिस, कि आपको किस तरह से किसी मार्केट को स्टडी करना है। जैसे इक्विटी इन्वेस्टिंग में भी होता है, इक्विटी इन्वेस्टिंग में आप बहुत जल्दी एक तरीका बना लेते हो कि भाई मैं ये 5 चीजें सीखूंगा और राइट। मुझे किसी भी मार्केट का या किसी स्टॉक का एक आइडिया लग जाएगा कि मैं उसका राइट। फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है। मैंने 5 फील्ड बना लिए, मैं एक प्रमोटर की स्टडी करूंगा, मैं एक उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का स्टडी करूंगा, एक उसका रिसेंट न्यूज़ का स्टडी करूंगा, एक मैं उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में रिटर्न्स कैसे बन रहे हैं, लेवरेज कैसा है, सॉल्वेंसी कैसा है। तो मैं एक 10 पॉइंटर चेकलिस्ट बना लूंगा, विच इज़ व्हाट वी डू फॉर इक्विटी इन्वेस्टिंग एज वेल, राइट? सिमिलर टू दैट, किसी भी इंडस्ट्री, बी यू आर पार्ट ऑफ बिग फोर और यू आर पार्ट ऑफ प्राइवेट इक्विटी, यू आर पार्ट ऑफ एमबीबी, बहुत जल्दी आपका एक फ्रेमवर्क दिमाग में बनने लग जाता है। एंड इट्स लाइक वेरी कॉमन नॉर्मल ह्यूमन थॉट प्रोसेस कि मेरे को ये 5 चीजें चेक करनी है। इट्स नॉट समथिंग जो बहुत ही यूनिक है, जो सिर्फ इन्हीं कॉर्पोरेट्स में हो रहा है। बट ठीक दैट है। इज हेल्पफुल एज soon as you have a framework. I think that helps you a lot in streamlining your thought process. If not, एक स्पेसिफिक कंपनी की स्टडी कर रहे हो तो आप अगर बॉटम अप करने लगोगे तो आप बहुत सारी चीजें इधर उधर की पढ़ने लग जाओगे। आई थिंक यू कैन जस्ट रिलेट इट दिस वे कि जब भी हम लोग डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ते हैं सीए फाइनल में, कोर्स इतना बड़ा होता है कि हम सारी चीजें फैला देते हैं, बस ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। व्हाट टीचर्स वुड टेल अस इज फैलाना बहुत आसान है, उसको समेटना कैसे है। मतलब यू हैव टू नो कि मैं जब फाइनल पेपर देने जाऊंगा तो 2 दिन में मेरे को रिवीजन कैसे करना है। दिस इज सिमिलर टू दैट। इक्विटी इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपका थीसिस जो होना चाहिए, आपकी रिसर्च रिपोर्ट होनी चाहिए, वो 2 ही पेज की होनी चाहिए। आपको हो सकता है उस कंपनी के बारे में इतना नॉलेज हो कि आप 3 घंटे बोल सकते हो, बट टू रीडर इट्स जस्ट दोज 2 पेजेस, विच मीन्स अनदर स्किल सेट इज वो 3 घंटे की डेटा क्वालिटी को आप 2 पेजेस के अंदर कैसे लेके आओगे। दैट इज योर टैलेंट, विच इज इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट जॉब, विच इज कंसल्टिंग का जॉब, विच इज बिग फोर का जॉब। एवरी कॉर्पोरेट हैज टू डू दैट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा तिवारी जी, अब जो हमारी ऑडियंस है उनका जो एक माइंड में होगा कि तिवारी जी यहाँ पे पहुंचे, तिवारी जी यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो क्या बात है एक सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके लिए, आप जो कंसल्टिंग प्रोफाइल के अंदर है, क्या बात है कि कैसे वो पहुंच सकता है, उसका किस वे में उसको मतलब आगे बढ़ना चाहिए, है ना। या फिर जो अभी आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनके लिए भी क्या गाइडेंस रहेगी कि वो उस तरीके से फोकस कर सके ताकि वो कंसल्टिंग में आ सके, क्योंकि क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब बहुत रेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो कंसल्टिंग में जा पाते हैं, राइट। इवन इफ यू आर अ रैंक होल्डर देन इट्स नॉट लाइक कि अगर रैंक होल्डर भी हो तो भी आपका कंसल्टिंग में हो जाएगा, है ना। तो क्या पाथ रहना चाहिए वो थोड़ा सा आप गाइड कर सके तो। Sure, Tushar. I think my biggest advice that I keep on giving to all the people, in their early professional age is, instead of following names or, industry का name, you should probably try to study it very, very carefully. जब हम लोग कंसल्टिंग का बात करते, इवन व्हेन आई वाज फेयरली यंग, तब भी मुझे भी मतलब कंसल्टिंग, जब मैं आईपीसीसी वगैरह में था तो मुझे कंसल्टिंग वर्ड सुन के लगता था कि हाँ यार, ये तो काफ़ी ल्यूक्रेटिव फैंसी इंडस्ट्री है। या हम जब इन फर्म्स के नाम सुनते हैं या जब हम सीपीटी में होते हैं तो हमारे लिए बिग फोर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी भी राइट। होती है, तब भी होती थी सिमिलरली कंसल्टिंग। बट एज यू ग्रो अप यू शुड लाइक अंडरस्टैंड फर्स्ट कि इंडस्ट्री करती क्या है, मतलब उसके बाद ये फर्म्स एक्चुअली क्या रोल करते हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला जॉब यही होना चाहिए, एंड यू शुड स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम अंडरस्टैंडिंग पहले कि दिस इज व्हाट दीज गाइस डू, दिस इज हाउ दे ऑपरेट। उसमें आपको क्या स्किल्स होना चाहिए, किस तरह का इनका मोडस ऑपरेंडी होता है, कितने आवर्स इसमें स्पेंड करने पड़ते हैं, इसमें ट्रैवल कितना रहता है, ये सारी चीज़ें यू शुड बी अवेयर। मतलब यू कांट एक्सपेक्ट दैट I would just put a name in my brain that I want to go into consulting and I'll start preparing for it. I've seen a lot of folks doing that, and I think that is not the right approach. Once you understand that okay, this is what consulting does, and consulting के अंदर you could be a generalist, you could be an expert consultant, knowledge consultant, so on and so forth. उसमें once you've understood the industry, you've understood the kind of firms, right? Like MBBs work into different industries. Then there are consulting firms which work on very specific industry, like LEK works on healthcare वगैरह. Then there are specific firms which work more on BFSI. Then there are firms which work on अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। तो आपको एक वो इंटरेस्ट भी बनाना चाहिए कि मैं किस तरह की कंपनीज में काम करना चाहता हूँ। एंड देन द रियलिटी वुड स्ट्राइक कि आप कहाँ जा पाओगे, मतलब वो सारी चीज़ें एक सेकेंड लेवल पे आती है। बट वंस यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो वो ऐसा हो सकता है कि मतलब हर लेवल पे यू शुड असेस
कि मैं इसमें कैसे जाऊंगा, लाइक एट सीपीटी लेवल, आईपीसीसी लेवल, आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर ब्रेन. हाँ, as हम्म। soon as you start doing articleship and start gaining some knowledge of how corporates work, how advisory industry works, how consulting industry works, उसके बाद you get a bit of idea कि these are the kind of roles वगैरह. उसके बाद में भी you can start preparing थोड़ा बहुत, like right now industrial training is something which is like very very recommended by ICI and a lot of teachers and mentors and the overall fraternity. I think it gives you two edges over other people who are working in other corporates, be it big four non big four. उसमें एक चीज ये हो जाता है कि your skill development wise you get a different lens apart from your articleship that you are doing. And I think that's why I always recommend all the students to pursue industrial training. So number one is your functional expertise and the skill development. You have a different lens of looking at things. Number two is you get an exposure to a different industry. And number three is the brand for sure. Like the brand plays a major role, because as soon as you qualify, you could probably just look at it this way, that you can compare someone who was just doing an articleship versus someone who was doing articleship plus did an industrial training from some industry. वो काफी एक अलग चीज हो जाती है. I think that gives you an edge even when you're getting into consulting वगैरह as well, because you're already exposed to a different industrial setup. I think वो थोड़ा सा एक जो overall perspective है of this industry towards CAs specifically, and I would cover CAs, CS, CMA, all the commerce professional. उसमें एक ये जो lens होता है that the guys are not very strong at business front, like they are very good at finance, they are very good at accounting, taxation, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सब कुछ, लेकिन एक जो इंडस्ट्री या जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एक्यूमेंट, वो कई जगह पे एक थोड़ा पर्सपेक्टिव होता है दैट CA, CSC में दीज गाइज आर नॉट वेरी स्ट्रांग ऑन बिजनेस एक्यूमेंट. वो हम्म। यू शुड लाइक स्टार्ट बिल्डिंग. So once you are also done of your articleship industrial training, like वो lens you should always take in. When we say case studies, like consulting का whole interview process is case study based. Case study based में it's not just your functional expertise or your number crunching. It's also your business acumen which plays a good role there. Like I recall in one of my interviews, I was getting interviewed on some specific industry. Now if you don't know like very strongly about that industry, it's okay. अगर आपको 10 प्लेयर नहीं पता उस इंडस्ट्री के बारे में, वो इंडस्ट्री कैसे चलती है, उसकी अलग अलग सप्लाई चेन के प्लेयर्स कौन से हैं, ठीक है, कोई बात नहीं. बट इफ यू आर लाइक जस्ट नील अबाउट दैट यू डोंट नो दैट इंडस्ट्री एट ऑल, कि उसमें बिजनेस होता क्या है, उसके कस्टमर्स किस टाइप के होते हैं, देन इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज टू एन इंटरव्यूअर दे आर जस्ट गेटिंग समवन who's good at some specific skills, but now we have to get him trained on everything, including you know all the industry and business perspective as well. तो वो एक चीज डेवलप करना चाहिए. I think हम्म। this is what worked for me as well. I prepared a lot of case studies when I was interviewing for this MBB. Tabhi I worked on preparing for a lot of case studies, and I think this is why MBAs are preferred, because they also work on studying a lot of real life cases. कि वोडाफोन मनसमन का मर्जर हुआ था तो क्या हुआ था उसमें, why Google acquired YouTube, Apple intelligence is coming up with something, why are these features of Apple are different from other AI engines and everything. तो वो चीज़ें I think to CA folks they should always work on getting knowledgeable and getting aware about these things as well. अच्छा तिवारी जी, आप एक चीज बताइए मेरे को, इसके अंदर जैसे आपने बोला कि एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए एक बंदे के पास, ठीक है, जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने मेरे हिसाब से पूरे इसके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि व्हेन यू आर सिटिंग इन हम्म. फ्रंट ऑफ जो इंटरव्यूअर है वो इसी के अराउंड घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं, एम आई राइट? या या आई थिंक बिकॉज सीएस का ऑलरेडी फंक्शनल सब चीजें आती है यार, अकाउंट्स आता है, फाइनेंस आता है, टैक्स आता है, बाकी राइट। चीजें समझ में आती है, तो इट्स नॉट दैट वी नॉट गुड एट दैट. राइट, तो अब इसके अंदर जो बिजनेस एक्यूमेंट, जैसे आपने एक आइडिया दिया भी सही कि व्हाट यू कैन डू, बट एक आर्टिकलशिप के अंदर लाइक इफ अ पर्सन हु इज बेसिकली इनटू द ऑडिट टैक्सेशन, उसका किस तरीके से, जब अगर वो ऑडिट पे जा रहा है, लेट्स से किसी ऑडिट पे जा रहा है, किसी कंपनी में जा रहा है, तो किस तरीके से वो अपने, क्योंकि
कंपनी में तो जा रहा है वो, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस वही होता है कि मैं टैक्स करूंगा, चेक करूंगा, अकाउंटिंग ठीक देखूंगा या नहीं है ना। थॉट प्रोसेस वही होता है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला। लेकिन जब अगर उसको वो बिजनेस हम्म। कंसल्टेंट बनना है, तो व्हाट यू थिंक कि उसके पास ऐसी क्या और शक्तियां प्राप्त करनी चाहिए उसको, ताकि वो एक बेटर कंसल्टेंट बन सके, और टॉप 3 के अंदर उसको पोजीशन मिल सके। हम्म। तुषार, आई थिंक वही माइंडसेट वाली चीज है। कोई भी फैक्ट्री में आप जा रहे हो, कोई भी सर्विसेज क्लाइंट पे आप जा रहे हो, कोई ग्रुप एंटिटी में जा रहे हो, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम आल्सो रिकॉलिंग फ्रॉम माय आर्टिकलशिप डेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मतलब जाके कोई भी चीज को एक धंधे के एंगल से स्टडी करो, मतलब कि यार ये अगर इस ज्योग्राफी में ऑपरेट कर रहे हैं तो क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। एंड दिस इज नॉट समथिंग जो मतलब आपको ऑडिट या टैक्सेशन कहीं पर भी मतलब आपको प्रोएक्टिव एंकरेजमेंट मिलने वाली है कि भाई आप ये चीज करो। दिस इज समथिंग दैट यू वुड हैव टू डू फॉर योर सेल्फ एंड डू इट योर ओन। इट माइट टेक यू एडिशनल टाइम, हो सकता है मतलब घर आके आपको अलग से स्टडी करना पड़े उसके लिए। बट दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आर्टिकलशिप, दैट आपको वो एक्सपोजर मिल रहा है, मतलब फंक्शनल चीजें आपको सीखने मिल रही है, लाइक ऑडिट सीखने मिल रहा है, कौन सा एरिया कैसे स्टडी करना है, बैलेंस शीट कैसे स्टडी करनी है। बट मतलब द as small example of this can be like when you're studying the balance sheet, you should try to probably study it that way only कि भाई मेरा रेवेन्यू सपोज इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस बिजनेस में नेट मार्जिन इतना है सपोज। तो अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टडिंग द financial of your target company or the company that you're auditing or you're helping them prepare tax for, what you can do, and it can be a small exercise कि you could just identify its comparable कि इस स्पेस में 5 और कंपनी ऑपरेट करती है, चलो ये 5 और कंपनीज का मैं, एंड a lot of them could be listed, उसमें जाके यू जस्ट गो एंड स्टार्ट स्टडिंग अबाउट देम कि भाई इनका एवरेज मार्जिन कितना है, ये रेवेन्यू कितना ग्रो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड कि मेरी जो कंपनी है उसमें ग्रोथ कम क्यों है, इसका मार्जिन कम क्यों है, एंड दिस इज द लेंस विच ऑल द पार्टनर्स जनरली टेक, राइट। किसी को ऑडिट साइन करने में कोई वो नहीं है, मतलब ऑडिट साइन करने में ऑल दीज पार्टनर्स आर लाइक, अगर मुझे बिजनेस समझ में आ रहा है, की ऑडिट मैटर्स, लेट्स से की ऑडिट मैटर्स उसीलिए बनाया गया कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल सिचुएशन एंड देन से कि ऑडिट में कहाँ चैलेंज आ रहा है। When you say कि impairment is one of the matters which is getting reflected in key audit matters a lot of times, why you're saying impairment is a key audit matter? Impairment is a question on the ability of the business to operate as a going concern in plain language। की हो सकता है भाई अगर इसमें लगातार इम्पेयरमेंट के आ रहे हैं, हर 3 साल में आप इम्पेयरमेंट टेस्ट कर रहे हो सकता है शायद ये बिजनेस 15 साल नहीं चले। क्यों नहीं चल रहा है, मतलब उसके लिए यू शुड बी एबल टू प्रोबेबली गो बैक, स्टडी 3 4 5 साल की फाइनेंशियल, देखो कि मतलब हर साल मतलब क्या हो रहा है। उसका एक रीजन हो सकता है लेट्स से कि मेरा कॉस्ट रेशियो बहुत ज्यादा है, मेरी जो सीओजीएस है वो इतना ज्यादा लेवल पे ऑपरेट कर रही है कि मेरा मार्जिन ही नहीं जनरेट हो पा रहा है। देन यू प्रोबेबली स्टडी द सेम कॉस्ट रेशियो फॉर 3 और 4 कंपेरेबल कंपनीज। अगर उनका कम मार्जिन है मतलब, तो देयर हैज टू बी अ वेरी कॉन्क्रीट रीजन फॉर दैट। लेट्स से वन ऑफ द पॉसिबल रीजन कुड बी आप ऐसी जगह से इंपोर्ट कर रहे हो जहाँ पे उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, या कॉस्ट सेम ही लगता है पर आपका शिपिंग बहुत ज्यादा है क्योंकि आप जिस मोड से कर रहे हो दूसरे उस मोड से नहीं कर रहे। मे बी आप किसी और कंपनी किसी और कंट्री के थ्रू रूट कर रहे हो जिसकी वजह से आपका शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता है, आपकी नेट परचेस कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऑडिट और टैक्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक सेइंग कि परचेस का एंट्री है, मैंने परचेस का बिल देख लिया है, सारी परचेसेस को टैली करूंगा, परचेस रजिस्टर से सीओजीएस मैच करूंगा, रिकंसिलिएशन बनाऊंगा, इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट करूंगा, खत्म। ये तो मतलब ऑडिट सिखा ही देगा आपको, आप बिग फोर में करो, आप छोटी कंपनीज में करो, मिड साइज फर्म्स में करो, आप स्पेशलाइज्ड फर्म्स में करो, सारी फर्म्स ये तो सिखा ही देगी। मतलब बाय द टाइम यू आर इन योर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, लाइक इफ नॉट सेकेंड ईयर, बाय द टाइम यू आर इन थर्ड ईयर, जिसमें आपके पास शायद आधा ही साल बचता है, यू शुड बी इन कैपेसिटी टू स्टडी दीज थिंग्स, मतलब क्योंकि बाकी चीजें तो आपको आ चुकी है। मतलब सेल्स में है, आपका एवरेज सेल्स प्राइस लेट से किसी आइटम का 3,000 है, कोई और उसी चीज को 3,300 में क्यों बेच पा रहा है, मतलब देयर हैज टू बी रीजन, राइट। एंड एज आई सेड, इम्पेयरमेंट शुड बी स्टडीड इन मच डिटेल कि भाई इम्पेयरमेंट किस वजह से आ रहा है। मैं गुडविल पे लगातार हिट लिए जा रहा हूँ, गुडविल के बाद लेट्स से मेरी पीपीई पे कुछ इंपैक्ट आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एसेट्स पे इंपैक्ट आ रहा है। आई शुड बी एबल टू स्टडी व्हेन वी से कि मैं एसेट्स को इम्पेयर कर रहा हूँ, यू आर सेइंग इधर माय एसेट्स आर नॉट जनरेट capable of generating that quality of output, और इट्स अ ओवरऑल सप्लाई इशू और इट्स अ ऑपरेशनल इशू, वो जो भी इशू है मतलब यू शुड बी एबल टू
make sense out of it, and that is the kind of business acumen that you can get, and you're getting that exposure in articleship itself. पर वो पुल आपको करना पड़ेगा, मतलब सेल्स रिकंसिलिएशन बनाने का पुश तो मैनेजर कर देगा, डायरेक्टर बोल ही देगा कि भाई ये रिको बना के लेके आओ। पर उसमें से जो चीजें हमको सीखनी है, एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू कंसल्टिंग, आई थिंक ये वाली चीज जो है, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मतलब यू बिग फोर में भी जाओगे ना, तो 2 साल के बाद दिस इज द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट एवरीवन विल आस्क यू फॉर। आप इन्वेस्टिंग में भी जाओगे, उसमें भी कोई यही पूछेगा, कंसल्टिंग में भी जाओगे तो यही पूछेगा, आप कॉर्पोरेट्स में चले जाओगे, दिस इज व्हाट डू, यू कुड बी डूइंग एफआरसी प्रोफाइल, तो आपका एक्सपोजर थोड़ा कम रहेगा इन चीज़ों से। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंट्रोलरशिप में मे भी आपसे थोड़ा सा कम पूछेंगे, बट आप एफपीएनए करोगे, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस करोगे, तो पक्का यही पूछेंगे भाई कि कौन कौन सी ब्रांचेस को ऑपरेट करना है, कौन कौन सी ब्रांचेस को नहीं ऑपरेट करना है, कहाँ पे मेरा एवरेज सेल्स कम है, कहाँ पे मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। एंड यू गेटिंग इट लाइक इन योर प्लेट, मतलब अब वो प्लेट में से थोड़ा बहुत चीज़ें ढक के यू विल हैव टू स्टडी इट, उसका टाइम निकालना पड़ेगा। तिवारी जी, आपके हिसाब से आपने क्या ऐसा करा कि आपका कंसल्टिंग में हो गया और हमारा नहीं हो पाया? मतलब आपके हिसाब से ऐसा आपने क्या एक्स्ट्रा करा है जो डू यू थिंक कि यार ये चीज ये बंदा कर लेगा ना तो ये निकाल लेगा? मतलब कुछ आप वो रामबाण दो कि कैसे कंसल्टिंग में आ सकते हैं, क्योंकि देखो यार, हर किसी का एक ये क्रीम प्रोफाइल है। एवरीवन वांट्स टू गेट इनटू कंसल्टिंग, प्राइवेट इक्विटी, तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना? तो विच इज वेरी हम्म। डिफिकल्ट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि आपका वो माइंडसेट उस तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाता। आप उसी के अराउंड घूमते रहते हो, टैक्सेशन, ऑडिट, है ना? ये लॉ में ठीक कर दूंगा, मतलब लॉ में ये पढ़ के इस हिसाब से कर दूंगा। तो वो आपका जो थिंकिंग ही ब्रॉड नहीं हो पाती। तो व्हाट यू थिंक कि हम्म। आपने क्या ऐसा एक्स्ट्रा करा है जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे? आई थिंक आई जस्ट क्लियर द डस्ट ऑन दिस थिंग सबसे पहले। मतलब आई पर्सनली डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है कि कंसल्टिंग इज अ वेरी क्रीम प्रोफाइल और प्राइवेट इक्विटी इज अ वेरी क्रीम प्रोफाइल, एंड इफ समवन इज गेटिंग दैट दे आर अहेड ऑफ अदर्स। आई थिंक वो चीज, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई एम ऑल्सो रियलाइजिंग ओवर द years, मतलब कि everyone is where they should be, and where they will be in the right time right place वाला सिचुएशन है। हाँ, if you want to get into that, then you should study why you're not able to get into that, or how you can get into that. But this is something which all CA or overall all professionals should understand कि मतलब never to look at some other profile that way कि यार they are doing something better than us. हाँ, a lens of that could be I want to be more associated in a value creation process, और मैं शायद ऑडिट में किसी बिजनेस के लिए उतना वैल्यू नहीं जनरेट कर पा रहा हूँ। दिस कुड बी वन ऑफ योर एनकरेजिंग फैक्टर कि यार मे बी ऑडिट में उतना मजा नहीं आ रहा है, दिस इज व्हाट वर्क फॉर मी, राइट। मुझे लग रहा था कि शायद मैं ऑडिट के लिए उतना फिट नहीं हो पा रहा हूँ, आई वांटेड टू डू समथिंग इन एमएनए। तो मैं ऑडिट से निकल के डील एडवाइजरी में चले गया, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू। मतलब नॉट दैट दिस इज अ वेरी एस्पिरेशनल प्रोफाइल कि यार एमएनए में चले गए तो एकदम मजा ही आ जाएगा टाइप, या हम्म। वहां से व्हेन आई वांटेड टू मूव इनटू मैकेंजी दिस वाज नॉट, मतलब ऑफ कोर्स ब्रांड एंड कंट्री का, आई मीन द सेक्टर का, वो सब चीजें थोड़ा बहुत प्ले करती है, बट एस्पिरेशनल कुड बी अ लेंस ऑफ लुकिंग एट इट। अदर वे कुड बी वेदर आई फिट इनटू इट। just clearing the dust on that. As far as getting into it is concerned, I think अलग अलग स्टेजेस पे, लाइक आई फ्रॉम माय स्मॉल एक्सपीरियंसेस दैट मैं जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लाइक इंटर में आई वाज डूइंग सम कंपटीशन जहाँ पे वी वर सपोज टू डू अ प्रेजेंटेशन कि which were the top M&As in the history, मतलब so we were like 8 to 10 people who were doing this, and I did a presentation on Google acquisition of YouTube. So I really wanted to study it from the lens कि भाई Google had its own video platform. If the old people would know, Google का एक शायद Google वीडियो करके प्लेटफॉर्म हुआ करता था बहुत पहले, मतलब 1998 1998 2000 के आसपास की बात होगी। I was like why they were doing this, YouTube को क्यों खरीदा मतलब। तो यू वुड स्टडी एंड यू वुड गो बैक एंड सी कि भाई यूट्यूब उस तरह से जिस तरह से देवर स्केलिंग दैट डेज, प्लस उसका जो यूआई था, उसकी जो फंक्शनैलिटीज थी, वो गूगल के खुद के प्लेटफॉर्म में नहीं अवेलेबल थी। सो दैट इंक्विजिटिवनेस आई थिंक वुड ऑलवेज हेल्प, मतलब। और छोटी छोटी चीजों में आई थिंक नाउ इट्स अ मच बेटर सिचुएशन देन हाउ इट यूज्ड टू बी 5 6 years बैक, बिकॉज अ लॉट ऑफ things are happening around us. We just like want to let the laziness go out of us and probably study कि मेरे आसपास अभी हर साल कम से कम 15 20 बड़े एमएनए हो जाते हैं। आप हम्म। अगर सोचते हो कि मुझे ट्रांजेक्शन्स में इंटरेस्ट है, आप प्रोबेबली जाओ और उसको जाके थोड़ा सा थीसिस पढ़ो, मतलब
कि यार ये मैंने क्यों कर रहे हैं, मतलब लेट्स से अडानी है, व्हाई आर दे अक्वायरिंग अ लॉट ऑफ सीमेंट कंपनीज, 10 days बैक दे डिड अ पेना सीमेंट का एक्विजिशन, उसके 2 साल पहले दे डिड अंबुजा आईसीसी, हम्म। बीच में एक और कर रहा था, मतलब उनको क्यों जरूरत है ये सब करने की? तो समवन वुड वांट टू स्टडी कि यार लेट्स लेट्स स्टडी व्हाई दे आर डूइंग इट, दे आर वेरी गुड एट पोर्ट्स, they are very good at Adani power business, why do they want to do cements? Similarly, we were talking about warehousing, data centers, infrastructure. I think Reliance did some partnership with what BlackRock. I think they are doing something, वो सेटअप किया है। तो मतलब समन, अगर आपको इंक्विजिटिवनेस है, यू वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा। एंड एज हम्म। अ सीए स्टूडेंट और एज अ क्वालिफाइड सीए, सीएस, सीएमए, आई थिंक हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी कम नहीं है, मतलब इसमें लगा अगर आपको कोई समझाने बैठे तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, मतलब एवरीवन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। द ओनली थिंग इज आप समझना चाह रहे हो क्या? अगर आप समझना चाह रहे हो तो मे बी यू वुड स्टडी ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स, पोस्ट पढ़ो, एनालिसिस पढ़ो। देर आर लॉट ऑफ लीगल फर्म्स विच पोस्ट थॉरो थीसिस ऑफ व्हाई अ स्पेसिफिक एमएनए वाज डन, उसमें टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्या था, अक्वायरर का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सारी चीजें पढ़ो। देर आर ए नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट आई कैन डीप डाइव ऑन इफ रिक्वायर्ड। तो मैं ये कह सकता हूँ अल्टीमेटली आपकी बात सुन के ये लगा मेरे को कि आपके ना वो अंदर से ही आना चाहिए कि यार ये मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, ये चीज ये इंटरेस्ट है, सिंपल। मतलब जबरदस्ती आप नहीं कर सकते कि यार मेरे को तो या या मेरे को इस प्रोफाइल में जाना है तो मैं जबरदस्ती अपना वो बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप करूंगा और जबरदस्ती मैं करूंगा, मतलब वो एनालिटिकल ठीक है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप होता है, बट द पॉइंट इज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कह रहे हो वो आपको अंदर से आना चाहिए यार कि ये चीज मेरे को रिसर्च करनी है, इसके अंदर स्टडी करना है, सिर्फ दिखाने के या लिए नहीं, ठीक है मेरे को जाना है तो मैं ये चीज करूंगा, राइट। 100%, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि एवरी पर्सन शुड बी श्योर कि मेरे को ये करना है क्या। अगर करना है तो इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है, मतलब या इंटरेस्ट रहता है इसीलिए करने का मन करता है, इट कुड बी द बोथ वेज। अगर आपको करना ही नहीं है तो इंटरेस्ट होके मतलब नहीं है, और अगर इंटरेस्ट नहीं है पर करना है तो सेम थिंग यू सेड कि भाई मेरे को प्रोफाइल में घुसना है पर मेरे को ये सब जानने में कोई मतलब नहीं। अगर नहीं मतलब है तो व्हाई आर यू गेटिंग इनटू इट? देयर माइट बी सम अदर प्रोफाइल विच माइट बी बेस्ट सुटेबल फॉर यू। अब उसमें पैसा बनेगा, उसमें ब्रांड इमेज क्या अटैच होगी, एन नंबर ऑफ डायनेमिक्स दैट कैन वर्क ऑन दैट। अच्छा तिवारी जी, जैसे आप इफ यू कैन शेयर इफ यू रिमेम्बर कि जो अब आपने इंटरव्यू दिया था तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, टेक्निकल वाले क्वेश्चंस आई एम आस्किंग कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आई थिंक मेरे जितने भी राउंड्स हुए थे उसमें से मुझे सिर्फ एक ही केस स्टडी ध्यान में आ रही है। every interview would have like 1 or 2 case studies that the and it was a very discussion based mode, huh? All these firms are very open and very adaptable. They would want so the interviewer would present the whole case, they would let you to write if you want to write, उसके बाद वो आपको बोलेंगे यार आप अपने व्यूज बताओ, फिर द इंटरव्यूअर दे विल शेयर देयर व्यूज। तो मुझे एक वो ध्यान आ रहा है कि देयर वाज सम, आई थिंक टॉय इंडस्ट्री और समथिंग, वो टॉय हम्म। इंडस्ट्री, देयर वाज दिस कंपनी विच वाज ऑपरेटिंग इन अ टॉय इंडस्ट्री, एंड वो इंटरव्यूअर ने मुझे पूरा केस रीड करके बताया कि इसका रेवेन्यूज, उसने 4 अलग अलग सेगमेंट्स बताए, इस सेगमेंट में रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसमें इसमें कम हो रहा है, इसमें स्टैग्नेंट है। एंड देन ही वाज लाइक, उन्होंने मुझे 3 4 क्वेश्चंस दिए, मतलब दैट आई एम अनेबल टू रिकॉल, बट देन ही वाज लाइक व्हाट डू यू थिंक, हाउ वुड यू रीड दिस केस? सो अपार्ट फ्रॉम योर योर बेसिक एनालिसिस स्किल्स कि भाई इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, यू वुड ट्राई टू अप्लाई सम ओवरऑल इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से वो मेरा जो इंटरव्यू था शायद 2022 का था, तो दैट वाज वेरी रिसेंट टू द कोविड पीरियड। तो आई कुड मेक सम सेंस आउट ऑफ इट कि टॉय इंडस्ट्री कितना ज़्यादा कोविड से इम्पैक्टेड होगी, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी रिटेल बिजनेस। टॉय इंडस्ट्री सप्लाई करने के लिए अमेजोन वुड नॉट टेक अ स्पेशल परमिशन कि वी वांट टू सेल टॉयज टू किड्स। तो दैट इज हाउ इट विल गेट वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली impacted। लेट्स से आई हैव अ 4 year चार्ट कि 2018 में सेल्स ऐसी थी, 19 में वैसी थी, उसके अंदर अलग अलग वो हो सकते हैं। लेट्स से एवेंजर्स वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट, एवेंजर्स के टॉयज का कैसा है, देन देयर वाज समथिंग बारबीज के टॉयज का कैसा है, फिर एक दो और चीजें थी। सो माय की डिलीवरी इन दैट वाज अलग अलग सेगमेंट की डिमांड कैसे कैसे मूव हो रही है, कि मे बी एट दैट पार्ट, लाइक जैसे 2019 के आसपास एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई थी, तो उस टाइम पे एवेंजर्स के टॉयज का जो डिमांड था वो बहुत जम के शूट अप हुआ था। सो हम्म। दैट्स हाउ दैट विल इम्पैक्ट। सो वो मतलब
half of it could be guesstimate. You could say कि यार this is how I've hypothesized it and it may be true, it may not be true. But interviewer wants to understand कि भाई आप इसमें कितना दिमाग लगा पा रहे हो. मतलब if you give a very बेसिक आंसर कि हो सकता है इस टाइम पे कोई पर्टिकुलर डिमांड एकदम से बढ़ गई होगी, कोई नई दुकान खुली होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, मतलब गुड आंसर्स. बट अगर आप कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन उससे रिलेट करके दे पाते हो कि यार कोविड ने ऐसा इम्पैक्ट किया, कोई मूवी का ऐसा हुआ था, या कोई भी और चीजें हैं, मतलब कोई मूवी री रिलीज हुई थी, इस तरह की चीजें दे हेल्प अ लॉट इन इंटरव्यूअर असेसिंग यू एज अ कैंडिडेट इन हाउ सुटेबल यू आर टू डू दिस काइंड ऑफ लाइक. हमारी प्रोफाइल्स में a lot of consulting के interviews में they test guesstimates. Guesstimates is just like a combination of making some guess and making an estimate. Like now that I'm saying, there was another interview जिसमें I was asked to do a modeling of a wheels industry. कि आप ये बताओ कि इस पर्टिकुलर सिटी में टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने सेल होते होंगे एक साल में. कि हम्म। मतलब मुझे पूछा था कि इंदौर में फोर व्हीलर कार्स में टोटल व्हील्स कितने सेल होते होंगे. अब हम्म। ऐसा मुझे नहीं पता, मतलब आई एम प्रीटी श्योर मुझे नहीं पता है, मैं रफली कुछ भी नंबर बोल सकता हूँ. 10 लाख होते होंगे, 20 लाख होते होंगे. बट वॉट दे वॉन्ट टू सी इज यू डूइंग अ बॉटम अप एनालिसिस. आप ये करोगे, दिस इज वॉट आई डिड. आई वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ कार्स विच आर देयर इन द सिटी. वो नंबर ऑफ कार्स आप कैसे एस्टिमेट करोगे, उसका एक लेवल आप नीचे जा सकते हो कि लेट्स से कि इंदौर की पॉपुलेशन 30 लाख है, वो 30 लाख में लेट्स से कि 4 लाख फैमिलीज हैं, हर फैमिली में 4 लोग हैं, एवरेज मान लिया मैंने. 16 लाख वैसे हो गए. देन देर आर लॉट ऑफ बैचलर्स एंड पीपल फ्रॉम सराउंडिंग रीजन्स जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं. तो वैसे करके टोटल पॉपुलेशन हो गई है. वो जो 15-20 लाख है, मैंने मान लिया वो 15-20 लाख में से 2 लाख के पास कार होगी, बाकी सब मोस्टली बाइक पे तीन घूमने वाले लोग हैं. तो हम्म। वो अलग हो गया. अब 16 लाख में 4 लाख फैमिलीज है, लेट्स से 4 लाख फैमिलीज में मैंने मान लिया कि इंदौर के डायनेमिक्स के हिसाब से प्रोबेबली 1.5 लाख के पास कार्स होगी, बाकी लोगों के पास नहीं होगी. इट्स नॉट दैट डेवलप्ड इकोनॉमी. मे बी इफ यू आर लुकिंग एट गुड़गांव, यू वुड से कि 3 लाख फैमिलीज में से 2,50,000 के पास कार्स होगी, मतलब दैट्स अ डिफरेंट इकोनॉमी. हम्म। तो वो आपने एनालिसिस कर दिया. देन यू विल से कि 1.5 लाख, लेट्स से 1.5 लाख के पास वो कार्स हैं, 1.5 लाख कार्स हैं, तो वो 1.5 लाख कार्स में 4 व्हील्स लगते हैं, तो रिप्लेस कितने होंगे. तो मैंने माना कि हर 3 साल में चारों व्हील्स रिप्लेस हो जाते होंगे. आप मान सकते हो 2 साल में चारों व्हील्स रिप्लेस हो. तो guess part works there. So we are doing some guesses combined with estimates coming up with a total number. तो I think I did some 70 करोड़ का मार्केट. मैंने माना कि टोटल व्हील्स इतने होंगे, हर व्हील का एवरेज प्राइस इज लाइक 4,000 to 6,000, कैन गो अप टू 8,000 अपोलो वगैरह में. उसको उससे मल्टीप्लाई किया, ऐसे टोटल डिमांड ऑफ दिस मार्केट इज 70 करोड़. आई तो थिंक दिस इज क्यों देख रहे हैं? व्हाट वर्क. दे वांट टू सी देयर थॉट प्रोसेस कि जो भी इंटरव्यू हाँ. देने आया है उसको नहीं लेना हम्म. देना सही नंबर बता रहा है नहीं बता रहा, उसको लेना देना ये है कि भैया जो तू बता रहा है वो एक क्या थॉट हम्म. प्रोसेस है तेरा, तो इस तरीके यस. से। यस. 100% बिकॉज आई रिमेम्बर मेरा भी उसमें कुछ एक चीज मिस हो गया था, विच द इंटरव्यूअर करेक्टेड मी कि भाई आपने इस चीज को कैप्चर नहीं किया है, इससे मेरा नंबर और एक्चुअल नंबर में शायद 15-20 करोड़ का फर्क आ जाएगा. बट देन हिज सेंस वाज द थॉट प्रोसेस इज करेक्ट, मतलब दिस इज हाउ यू वुड मॉडल दिस. वैसा. राइट, 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 राइट। अच्छा तिवारी जी, एक क्वेश्चन मतलब मेरे को पहले पूछना चाहिए था बट मैं अभी पूछ रहा हूँ। जो जैसे आपको कॉल आई, जैसे ठीक है थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया, मेरा सबसे बढ़िया थॉट प्रोसेस है, मतलब कोई भी बिजनेस में आ जाए मैं हरा दूंगा बंदे को, ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज हम्म. पहले कॉल तो आए मेरे पास, वहां से ओके. कॉल तो आए। तो कॉल आने के लिए ऐसा क्या डालना पड़ता है जड़ी बूटियां मेरे रिज्यूमे के अंदर या सीवी के अंदर, हम्म. जिससे मेरे पास वो कॉल आए, क्योंकि कॉल आना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, पहले कॉल आएगी देन उसके बाद मैं चीजें प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या चीजें ऐसी थी आपके रिज्यूमे के अंदर जिसकी वजह से आपको कॉल आई? आई थिंक इसमें दो चीजें, दो रास्ते हो सकते हैं. एक तो ये है कि आप ऑलरेडी कंसल्टिंग के लिए 60-70% फिट हो, कि हाँ आप का प्रोफाइल रेलेवेंट है, या तो आप कोई ऑलरेडी कंसल्टिंग फर्म में हो, या आप और कोई सिमिलर तरह का, लेट्स से आप ऑलरेडी कोई ऑयल एंड गैस कंपनी में हो और आप कंसल्टिंग की ऑयल एंड गैस टीम में जाना चाहते हो, तो आप हम्म। शायद उसके लिए ऑलरेडी फिट हो. या आप जनरलिस्ट हो प्रोबेबली कि आप सारी इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हो, तो आपकी फंक्शनल स्किल्स बहुत अच्छी है. अगर वैसा है तो देन यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन फ्रेमिंग योर रेज्यूमे. उसके लिए आप कई चीजें कर सकते हो. आप जाके एक्चुअली जेडीज पढ़ो, उसमें वो किस तरह से लिख रहे हैं उसी को रिफ्रेम कर दो अपने रेज्यूमे में, कि भाई आई वर्कड ऑन दिस. इट हैज टू बी वेरी वेरी क्वांटिफाइड एंड वेरी एक्चुअलाइज्ड. हाँ, आप ऐसे मतलब
फैफ चीजें उसमें नहीं डाल सकते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। दे हैव टू बी वेरी डेटा बैग, मतलब जहां पर हो सके करो एक्चुअली, कि उसको थोड़ा सा डेटा बैग बनाओ। आपने बहुत छोटी छोटी चीजें की हो सकती है। आपने लेट्स से ऑडिट में कोई छोटा सा करेक्शन करवाया जिसकी वजह से मेरा जो एबिटा था वो 100 करोड़ रुपए से इंप्रूव हो गया, 2 करोड़ रुपए से इंप्रूव। तो आपने ये बहुत छोटी सी चीज की है। मतलब अभी बाय द गार्ड रेल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आप उसको कैसे कवर अप कर सकते हो। या आप लेट्स से कोई फाइनेंस रोल में थे, आपकी एमएनए में काम कर रहे थे, आप ऑडिट में काम कर रहे थे, आपने कोई बहुत छोटी सी चीज अपने पार्टनर के लिए फ्लैग की जिसकी वजह से कोई की ऑडिट मैटर आया, जिसकी वजह से कोई एम्फेसिस ऑन मैटर आया, अदर मैटर आया, जो भी चीजें चलती, तो आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन ने ओवरऑल क्या इम्पैक्ट डाला। सो एवरीथिंग हैज टू बी फ्रेम्ड इन अ थ्री pronged मैनर। व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट वाज द एक्शन यू डिड, एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट। उस तरह से आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना चाहिए कि ये कॉन्टेक्स्ट था, मैंने पर्सनली इंडिविजुअली ये किया और उसका इम्पैक्ट ये रहा। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी useful thing which has always worked for me in whatever stage I've tried to apply। उसके अलावा द सेकंड सिचुएशन, जब आप मतलब नहीं हो, मतलब यू 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 आल्सो एक्सेप्ट दैट यार आई एम राइट नाउ नॉट सुटेबल फॉर द प्रोफाइल बट यू वांट टू गेट इनटू इट। तो फिर आपकी अप्रोच एकदम अलग हो जाएगी कि आपको मेरे को मतलब आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो आपको पैरेलली उसके लिए एक्चुअली तैयार होना पड़ेगा। मतलब अब उसके लिए आप केस स्टडीज पढ़ो, आप उसके लिए कोर्सेज करो, आप लोगों से बातचीत करो। यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड टू द न्यूज एंड पब्लिकेशंस, यू गो टू द वेबसाइट ऑफ दीज कंपनीज एंड स्टडी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। There was this हम्म। interview which I was doing, and this was some other profile. I can't share any detail on this, but उसमें they wanted me to tell me about one transaction which I've studied. So I was already aware that there was some transaction that they are working on or they worked on earlier. तो मैंने वही ट्रांजेक्शन पूरा इनको बता दिया था ऐसा। So they were हम्म। like very impressed, and then they were like, हाँ, we can relate to this because this is a transaction we are also working on. तो आई हम्म। वाज लाइक या आई नो। मतलब सो देन दे आर अवेयर कि हाँ भाई ये बंदा मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जूम लिंक आ गई है, इसने जूम लिंक ज्वाइन कर ली है, या सिर्फ ये अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको पढ़ के आ गया है। दे ऑल्सो नो कि यू आर रियली सीरियस अबाउट दिस प्रोफाइल एंड यू वांट टू अप्लाई वेरी एक्टिवली एंड स्टडी फॉर दिस रोल। तो वो चीज़ यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दैट। उसके लिए स्पेसिफिकली जड़ी बूटियां क्या डाल सकते हैं अपने रेज्यूमे में। एक चीज आप ये कर सकते हो कि इससे रिलेटेड थोड़े बहुत केस स्टडीज आप पढ़ो। मतलब और हम्म। उसमें से कोई एक या दो केस स्टडीज आपको लगते हैं कि यार मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए, आप उसको कह सकते हो कि भाई मैंने ये केस स्टडीज को स्टडी किया है। मैंने कोई पर्टिकुलर मर्जर हुआ था, मैंने उसको स्टडी किया है। कोई पर्टिकुलर टर्न अराउंड हुआ था, पेटीएम की केस स्टडी है, पेटीएम की केस स्टडी मैंने 10 साल की पेटीएम को मैंने स्टडी किया है कि हम्म। 2014 से लेके 2019 तक क्या स्टोरी रही, 2021 तक क्या स्टोरी रही, 21 में आईपीओ आया, उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट आया, उसको सही करने के लिए पेटीएम ने क्या क्या चीजें करी। यू कुड प्रोबेबली से कि 2021 में आईपीओ आया और उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ गई। मतलब देन इंटरव्यूअर विल आस्क यू कि पर उसके बाद तो पेटीएम ने कई चीजें की है हम्म। उसको सुधारने के लिए, आर यू अवेयर ऑफ दैट। सो देन यू शुड बी अवेयर कि मैंने पढ़ा, वेबसाइट पढ़ी, उसकी वेबसाइट पे 100 चीजें लिखी हुई है कि भाई हम लोग क्वार्टरली कॉल्स करते थे, हमने हर 2 हफ्ते में एक पोस्ट डाली है टेलिंग कि भाई इन्वेस्टर्स के लिए हम ये कर रहे हैं, यूजर्स के लिए हम ये कर रहे हैं। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, दैट इज नंबर वन थिंग। उसको आप अकॉर्डिंगली अपने जो ये होता है सीवी, उसके अंदर आप उसको कैप्चर करो। नंबर टू थिंग्स कुड बी अबाउट योर स्किल्स। one was around surroundings and business career. Number two could be around your skills. Now skills could be very specific to finance or about technology or about data analytics, data wrangling वगैरह। वो सब चीज़ों के बारे में यू कैन प्रिपेयर एंड देन यू कैन पुट इट ऑन योर रेज्यूमे। अभी 1 1.5 साल पहले a lot of students were studying around Power BI, Tableau or हम्म। Tricks because those were the profiles that were really blooming कि lot of guys are working on SAP triangulation or data visualization, Power BI nowadays half of the people are aware they should be। जिनको नहीं है I really suggest कि थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए इस बारे में। Maybe it's not very very relevant for your role, but ऐसा कुछ है जो आप आपकी जॉब पे करके बता दोगे, your boss will really get impressed। This is not something that they knew। Number two is finance से related चीजें थोड़ी बहुत। आई वुड से लाइक वी नो 50% ऑफ थिंग्स फ्रॉम आर सीए करिकुलम, बट ऐसा हो सकता है कि कई सारी चीजें आपको नहीं भी पता हो। मतलब
इन्वेस्टमेंट हम्म। बैंकिंग में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फोक्स परस्यूइंग कि हमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, बट दे एक्चुअली डोंट हैव अ लॉट ऑफ आइडिया कि आईबी के अंदर क्या होता है। लाइक एज स्मॉल थिंग ऑफ इट कैन बी, आईबी के अंदर ईसीएम डीसीएम भी आता है, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, डेट कैपिटल मार्केट्स भी होते हैं। वो सब चीज़ों के बारे में लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं रहता। दे जस्ट थिंक कि भाई एमएनए इज एवरीथिंग दैट फाइनेंस डज। दैट्स नॉट करेक्ट। डेट रेजिंग होती है, इक्विटी रेजिंग होती है, और उसके बाद पब्लिक ऑफरिंग्स होती है, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यू शुड बी अवेयर। अब नहीं पता रहता है, वी शुड स्टडी अबाउट इट। देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेस, मतलब अभी ये दीज वेबसाइट्स लाइक ईडीएक्स, यूडेमी, कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग, इन पे कई सारे कोर्सेज रहते हैं, कई सारे फ्री रहते हैं, कई सारे 1,000 2,000 रुपए में मिल जाते हैं। देन देर आर प्रीमियर स्कूल्स विच ऑफर लाइक 1 2 लाख की फीस में कुछ प्रॉपर 6 7 हफ्ते, 10 हफ्ते, 15 हफ्ते के कोर्सेज कराते हैं। ये सबको करो मतलब, और उसके बाद उसको अपने इस पे इंक्लूड करो। मतलब दैट इज अ गुड वे फॉर यू टू अप्रोच, एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल्स विच आर देयर इन कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में एक जनरलिस्ट रोल होता है, फॉर विच दे हायर ओनली फ्रॉम IIMs एंड ISBs एंड ऑल। तो एक वो रोल हो गया, उसमें लेटरल हायरिंग भी होती है विच यू कैन गेट आफ्टर ए नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन योर रिस्पेक्टिव रोल्स। देन देर आर सेपरेट एक्सपर्ट नॉलेज रोल्स, जहाँ पर मतलब you can come with some relevant background, and then they also hire from non top 5 schools, but then they have another top 10 top 15 जिसमें IIM लखनऊ, IIM शिलोंग, IIM उदयपुर, त्रिची वगैरह। देन CFAs, प्योर CFAs को भी वो लोग इस रोल्स में हायर करते हैं, बट लॉट लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। एक्सपर्ट नॉलेज कंसल्टिंग भी रोल्स होते हैं। देन यू शुड बी अवेयर कि भाई ये रोल्स है, मैं इसके लिए तैयारी करूँ। फिर एंड यू ऑल्सो ट्राई टू बी कनेक्टेड टू पीपल थ्रू लिंक्डइन, थ्रू योर दोस्त का दोस्त, दोस्त की दोस्त, वो सब लोगों के थ्रू थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाओ, तो यू आर ऑल्सो गेटिंग अवेयर कि इन सब में क्या चल रहा है और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। ये काफी अच्छी इंसाइट्स मिली तिवारी जी आपसे, काफी चीजें हम लोगों ने कवर करी और काफी मजा आया। मतलब मुझे तो पर्सनली काफी मजा आया और ऑडियंस को भी होपफुली मजा आएगा। अब तिवारी जी, मतलब कुछ लास्ट आपकी तरफ से कुछ फाइनल, कुछ आपके वर्डिंग हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो आर्टिकल्स हैं या जो इवन एक्सपीरियंस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इफ दे वांट टू गेट इनटू, तो उनके लिए कुछ आखिरी शब्द। I think my overall my I like my overall recommendation always is you should understand कि मैं क्या करना चाहता हूँ और किस में वैल्यू एडिशन में करना चाहता हूँ या एक्चुअली कर सकता हूँ। मतलब you might be good at something and then you should probably focus on doing that only. It's not really necessary कि आप इस लाइन में जाओगे तो ही आपको ऐसा माना जाएगा कि you are very strong in your credentials and all. For the people who actually want to go into consulting, you should try to understand कि कौन से areas में मैं actually value generate कर सकता हूँ। Someone is good at M&A, someone is good at tech, someone is good at I've seen a lot of CAs working in data analytics these days. मेरे पहचान राइट। में भी काफी सारे लोग हैं, and I'm seeing that is not something that I thought of. जब भी मैं सीए कर रहा था मुझे नहीं लगा कभी ये करना चाहिए, लेकिन उनको लगा, उन्होंने उस लाइन में काम किया, and then they are getting into, we also have a like consulting में there is a digital and analytics practice, बट नो वन वुड नो कि भाई इसमें भी ये कर सकते हैं मतलब। सो दैट इज अ लेंस ऑल सीएस शुड टेक कि हाउ आई कैन ऐड वैल्यू एंड हाउ आई वांट टू मेक योर ओन जर्नी। लाइक दिस इज व्हाट वी आल्सो कॉल इन आवर कंसल्टिंग फ्रेमवर्क एज वेल कि मेक योर ओन जर्नी। तो आपकी खुद की जर्नी, बी इट योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, वुड ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डोंट ट्राई टू बेंचमार्क इट टू एनीवन एल्स, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डोंट लुक बैक। मतलब कि यार रैंक नहीं आई तो कंसल्टिंग में नहीं होगा, बिग फोर में ज्वाइन नहीं किया तो कंसल्टिंग में नहीं होगा, पहले अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब नहीं मिलेगी, 2 साल से ऑडिट में कर रहा हूँ तो प्राइवेट इक्विटी में जाने नहीं मिलेगा। आई थिंक of course there are lot of challenges in each of these paths and each of the aspirations, but that's why when you make your own journey, you try to understand कि मेरे को how I have to add bits and pieces and how I have to done transformational things like what these guys do in their respective jobs. बढ़िया तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल पे आने के लिए और आपकी जो गाइडेंस है उसको शेयर करने के लिए। और आपकी नॉलेज देख के लग रहा है कि हाँ यार, कि एक सही चार्टर्ड अकाउंटेंट को जगह दी है कंसल्टिंग के अंदर। तो ऐसा कुछ काफी नहीं है, मजा आया ऐसा यार नहीं। आपके साथ, काफी मजा आया आपके साथ Thanks a बात। lot to you as well for inviting me on this channel, and I'm really hopeful कि the people who are actually
listening or watching this video उन लोगों को कुछ help मिले, and in case they want to reach out to me, please feel free to drop me a message on my LinkedIn या reach out to me. ठीक है, मैं तिवारी जी आपकी फिर लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना? Definitely, तो दे विल definitely, कॉन्टेक्ट यू। सो थैंक यू सो मच अगेन। 100%. थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू तिवारी जी। Thank you, Tushar. Looking forward to speak again.